2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदाताओं ने मतदान किया और 5वें चरण के खत्म होने के साथ ही करीब 60% मतदान के साथ 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के बाद भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने आगे आकर उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की है जिनका लंबे समय से इंतजार था। लेकिन कहते हैं ना कि करने और कथने में बहुत अंतर होती है। खैर, ऐसे में कुछ तथाकथित राजनीतिक रणनीतिकार भी आगे आकर इस बात को कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार बहुत बड़े अंतर से दोबारा चुने जाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का भी दावा है कि हम बहुत बड़े अंतर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 जून को जो भी नतीजा आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। भारत में राजनेताओं के बड़बोलेपन या बयान के आधार पर तैयार की जाने वाली खबरें सभी मतदाताओं के लिए वास्तविक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में आप अपना अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को देने जा रहे हैं जो हमेशा आपको गुमराह करने की या आपसे झूठ बोलने की कोशिश करता हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधित्व को झूठा व्यक्ति या चोरों का सरदार कहा जाए? इससे कोई शक या फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ऐसी व्यवस्था या बातों से पहले से ही रूबरू होते हैं। अगर ऐसा है तो आप जो कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को चुनाव के दौरान दोबारा चुने जाने से रोकें और अपना मतदान अधिकारों का अधिकतम उपयोग करें। एक और चीजें जो आप कर सकते हैं वह है उन खबरों पर भरोसा बिल्कुल न करें जो सिर्फ राजनीति के बारे में या राजनीतिक नेताओं द्वारा निर्धारित एजेंडे पर बात करती हो। अपनी व्यक्तिगत समस्या को समझने की कोशिश करें, आसपास चर्चा करें और एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। आज अगर आप टीवी पर चुनाव की खबरें या चर्चाएं देखते हैं तो आप पाएंगे कि आम लोगों को दी जाने वाली खबरें के 2 हिस्से होते हैं। ज्यादातर मुख्यधारा और डिजिटल मीडिया पर एक हिस्सा हमेशा वही बात बोलने की कोशिश करता है जो मौजूदा सरकार के अनुकूल हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि आप वास्तविक मुद्दे के आधार पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो उतना ध्यान ना दें। यही मुख्य कारण है कि आप मौजूदा सरकार की तरफ से होना चाहिए या फिर आपको विपक्ष की तरफ से, तभी आम लोग आपको पहचानेंगे। लेकिन पूरे वर्ग को चिन्हित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा प्रामाणिक मुद्दों को सामने रखने की भी कोशिश करते हैं, जो आज के जीवन में भी देखने को मिलते हैं। लोकसभा चुनाव शुरू होते ही मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस बात की चर्चाओं की बारिश आ गई कि किसको कितनी लोकसभा की सीटें मिलने वाली है। लेकिन आपको ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे जो इस बात पर चर्चा कर रहे हो कि कौन सी राजनीतिक पार्टी असली मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इन पार्टियों का अभी भी मानना है कि कोई भी चुनाव सिर्फ असल मुद्दों पर चुनाव नहीं जीती जा सकती, क्योंकि हमारे सामाजिक ताना बाना और सामाजिक की संरचना पूरी तरह से नफरत और गुमराह की राजनीति पर आधारित है। यह नीति पूरे विश्व में प्रचलित है, सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि आज भी समाज के कुछ लोग कई अन्य लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक स्वाभाविक घृणा और भेदभाव है जो स्वाभाविक है और आर्थिक उन्नति पर भी आधारित है। समाज के वो वर्ग जो आर्थिक रूप से उन्नत हैं, वो कभी भी किसी अन्य वर्ग को उस उन्नति में शामिल नहीं होने देना चाहते, क्योंकि कई समाजों में आज भी धन वितरण स्वीकार नहीं किया जाता और यथासंभव उनकी उन्नति को रोकने या धीमा करने की प्रयास करती है। इससे वे समूह वर्ग में बने रहने की प्रयास में लगे रहते हैं जो समान समाज के भीतर निर्मित अधिकतम धन का आनंद ले सके, और यह सब दुष्प्रचार और झूठी कहानियों के आधार पर किया जाता है। वे हमेशा मनगढ़ंत कहानियों के माध्यम से अपनी अक्षमता को छिपाने की भी कोशिश करते हैं और उनका मानना है कि अगर कहानी काम करती है तो हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। यह लोकसभा चुनाव पूरी तरह से एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जिसे लोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। वह है लगभग सभी दलों द्वारा किया गया एक नकारात्मक प्रचार। लेकिन इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच एक संघर्ष तो देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर संसद सदस्यों की संख्या स्वीकार्य स्तर पर नहीं होगी तो एक अगले 5 सालों के लिए उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वर्तमान सरकार जिस नीति पर चल रही है उससे कई राजनीतिक दलों को यह एहसास हो चुका है कि अगर आपको इस राजनीतिक क्षेत्र में जीवित रहना है तो आपको किसी भी तरह से लोकसभा की सीटें सुरक्षित करनी होगी। लेकिन मेरा मानना है कि यह हमेशा काम नहीं करती। लेकिन अगर आप सरकार के साथ गठबंधन में हैं तो यह कभी कभी काम भी करती है। इसलिए आप जिस पक्ष में भी हो, अगर आप सरकार का हिस्सा नहीं हैं तो आप सुरक्षित नहीं हो, जो कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता। इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीन से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई है। अब ये शिकायतें कितनी सच है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकती है।
लेकिन अगर शिकायत है तो यह सवाल बहुत आम है कि वोटिंग मशीन की गुणवत्ता कैसी है। इस तरह के मामले हर तरह के चुनाव में सुनने को मिलते हैं। तो क्या वोटिंग मशीन की गुणवत्ता से समझौता या छेड़छाड़ की जाती है? कई राजनीतिक पार्टियों ने वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने इसी वोटिंग मशीन के जरिए ही कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। लेकिन इस तरह के दावों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।